हाँ जी, मैं नारायण लाल आपके बीच में पाठ बना रहा था। जिस पाठ का नाम था, पाठ नंबर 6 था, वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक नाम का। इस पाठ का पहला भाग हमने आपके बीच में पढ़ा लिया था, जिसमें हमको परिवर्तन जो होते हैं ना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के गुणों और उदाहरणों के बारे में जानकारी मिली थी। उसी पाठ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की किताब के 6ठे पाठ में इस भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बाद क्या लिख रखा है। तो जो बाद में लिख रखा है वो है कि रासायनिक समीकरण का मीनिंग क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने के स्टेप्स क्या है, रासायनिक समीकरण की या क्या बोलते हैं उसकी विशेषताएं क्या है और रासायनिक समीकरण की लिमिटेशन क्या है। तो ये बिंदु हमको अब क्या करना है, पढ़ना है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि रिएक्शन क्या होगी, अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे। पहले थोड़ी भूमिका रख देते हैं, उसके बाद हम पाठ को आगे बढ़ेंगे। अभिक्रिया किसको बोलेंगे। आप कुछ पदार्थ होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, या तो एक्टिव वेक्टर कहलाते हैं, या क्रियाकारक कहलाते हैं, या अभिकारक कहलाते हैं। क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, इस प्रक्रिया को आप लोग अभिक्रिया कह सकते हैं। मतलब क्रियाकारकों का क्रिया करके उत्पाद में बदलना अभिक्रिया कहलाता है। अगर क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, उस समय अगर रासायनिक परिवर्तन हो जाए, उस समय अगर परिवर्तन जो है वो रासायनिक हो जाए, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उस अभिक्रिया को आप लोग रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो आप देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब आपको यहां हमारी भाषा में आपको क्या समझ में आया है। ठीक है जी। क्रियाकारक जब क्रिया करके उत्पाद में बदल रहे हैं, उस समय यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जो क्रियाकारक है या उसके उत्पाद है, उसको अगर हम संकेत में लिखें, उसको अगर हम प्रतीक में लिखें, उसको अगर हम अणुसूत्र के रूप में लिखें, तो वो जो तरीका होता है ना, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। तो चलिए, ये तो एक छोटी सी जानकारी आपको मिली कि अभिक्रिया क्रियाकारकों का उत्पाद में बदलना है, और क्रियाकारक उत्पाद में बदलते समय उसमें अगर रासायनिक परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखो, या अणुसूत्र के रूप में लिखो, या सिंबल या प्रतीक के रूप में लिखो। तो ये जो लिखने का तरीका होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब ये आपको एक उदाहरण समझाते हैं। आपको उदाहरण ये समझाते हैं कि हम क्या करते हैं, कोयला लगाते हैं। ठीक है, ये आपने लिया कोयला, आपने उस कोयले का ऑक्सीजन से उसमें मतलब जलते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, एक रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, शब्दों में लिखा मैंने उसको। ठीक है जी। ये पदार्थ हैं, ठीक है, जो क्रिया कर रहे हैं, और ये इस तरफ प्रोडक्ट है जो हमको बना उत्पाद जो मिला है। ठीक है, अगर आप कोयले का अणुसूत्र या उसको सूत्र के या संकेत के रूप में लिखे तो कोयले को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है, उसके इसमें लिखा, और क्या बना, CO2। ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, कोयले के जलने की समीकरण है, ये कोयले के दहन का इक्वेशन है। तो आप समझो, ठीक है, आपने क्या किया है, रासायनिक अभिक्रिया को में जो पदार्थ काम आ रहे हैं, क्रियाकारक काम आ रहे हैं या उत्पाद काम आ रहे हैं, तो उनके पदार्थों को या तो आपने उसको अणुसूत्र के रूप में या उसको आपने प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया। तो उसको अणुसूत्र के रूप में या प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, उत्पादों अर्थात पदार्थों को अणुसूत्र के रूप में, संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। लीजिए, हमने आपके सामने कोयले के दहन की एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण भी हमने आपके सामने लिखा। तो ये तो हुआ रासायनिक समीकरण का अर्थ। अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये जानते हैं कि भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो लिखते समय कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है। रासायनिक समीकरण को लिखने के स्टेप्स क्या है, चरण कौन से हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, अब आगे पढ़ाई करने का काम करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे, समझिए। तो आपको 8, 5, 7, 8, 10 चरण मिलेंगे, तो आप समझिए। नंबर 1, रासायनिक समीकरण में, ठीक है, रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम
क्रिया कारकों को लिखते हैं। क्रिया कारक जिसको आप लोग अभिकारक भी बोल सकते हैं, तो अभिकारक को लिखते हैं और उसके पश्चात तीर का निशान बना करके उत्पाद को लिखते हैं। ये आपका पहला चरण है। पहला चरण में क्या मिल गया आपको? आपको सबसे पहले ये जो बाईं ओर है उधर क्रिया कारकों को लिखते हैं, बीच में तीर का निशान लगाते हैं और उसके बाद उत्पाद लिखते हैं। तो पहले लिखने का चरण क्या है कि सबसे पहले आपको एक्टिवेटर लिखना पड़ेगा, फिर आपको एक एरो का साइन बनाना पड़ेगा, तीर का निशान बनाना पड़ेगा और उसके पश्चात आपको दूसरी तरफ उत्पाद लिखना पड़ेगा। ये आपका लिखने का चरण नंबर 1 है। दूसरा, अगर किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर क्रिया कारक 2 या 2 से ज्यादा है या उत्पाद 2 से ज्यादा है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो अब देखो जैसे C+O2 2 क्रिया कारक है तो उसमें बीच में क्या लगाया? प्लस का चिन्ह लगाया और ये बन गया CO2। बाई चांस एक संकेतिक उदाहरण लिखते हैं, जैसे मैंने एक टूटा, टूटने के पश्चात B और C बने तो B और C 2 उत्पाद बने तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो दूसरा बात क्या है? क्रिया कारक व उत्पाद की संख्या। दूसरा चीज क्या है? अगर आप क्रिया कारक व उत्पाद की संख्या, क्रिया कारक व उत्पाद की संख्या, आप क्या करो? एक से अधिक होने पर की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस, जिसको आप लोग बोलोगे धन का चिन्ह लगाते हैं। सामान्य सी बात है, कोई भारी बात नहीं, चिन्ह लगाते हैं। ये जिक्र कर रखा है तुम्हारी किताब के अंदर। अगर आपके पास क्रिया कारक मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है, 2 या 3 है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए। उत्पाद अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा है तो उसके बीच में क्या कर सकते हैं? प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? 2 स्टेप हो गए। ये भी आप सबसे पहले क्रिया कारक को लिखेंगे, तीर का निशान बनाकर उत्पाद लिखेंगे। अगर आप क्रिया कारक और उत्पाद, क्रिया कारक और उत्पाद ठीक ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है जो आप समझो, आपने कभी सुना हो छोटी क्लासों में या 9th कक्षा में पढ़ते समय आपने ठीक है द्रव्यमान संरक्षण का अगर आपने कोई नियम जाना हो तो वो क्या कहता है? किसी भी प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम अगर आप जानते हो, किसी भी प्रक्रिया में क्या है? द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ना तो क्रिएट कर सकते हो आप मास को, मास बोलते हैं अंग्रेजी में द्रव्यमान को, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब नष्ट कर सकते हो द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद दोनों की तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी प्रोसेस में ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ना तो वो द्रव्यमान बढ़ता है और नहीं नष्ट होता है। तो आप लोग क्या समझ लीजिए, अभिकारक या रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों, क्या लिखा आपने? अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना बनाया जा सकता है। तो दोनों तरह की, जैसे आपने ये लिखा C+O2, क्या हुआ? CO2। कार्बन इधर 1 है तो तीर के निशान के उधर भी 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इधर 2 है तो उधर भी 2 है। तो ये समीकरण क्या है? संतुलित है। इसका मतलब रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। अभिकारकों की तरफ जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु आपको उत्पादों की तरफ भी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि इसमें क्या है, मास कंजर्वेटिव का लॉ समझते हैं, तो कंजर्वेशन का लॉ समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तीसरी बात है कि रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। अगर बाई चांस संतुलित नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? अगर संतुलित नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? तो चौथे नंबर का बिंदु आप लोग समझिए। चौथे नंबर का बिंदु ये कहता है कि अगर, ठीक है, चौथा नंबर का बिंदु, अगर रासायनिक समीकरण, यदि
रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो आप ये समझ लो दोनों ओर के अणुओं की संख्या को घटा बढ़ा कर संतुलित करते हैं। घटा बढ़ा कर क्या कर रहे हैं? संतुलित करते हैं। और जो रासायनिक समीकरण को क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, हिंदी में उसको बोलते हैं अनुमान विधि। रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। अब आप समझो प्राथमिकता क्या है। हमें पता लगा कि हम सबसे पहले अभिकारक लिख देंगे, तीर का निशान बना करके उत्पाद लिखेंगे। फर्स्ट बात, अभिकारक और उत्पाद की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है तो उसके बीच में धन चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ना बनता है ना नष्ट होता है। तो इसका मतलब रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। अभिकारकों की तरफ जितने परमाणु हैं उतनी संख्या में उत्पाद की तरफ भी परमाणु होने चाहिए। अगला, अगर बाई चांस रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो दोनों ओर के अणुओं की संख्या को घटा बढ़ा करके आप संतुलित कर सकते हैं। ये घटा बढ़ा करके आप जिससे संतुलित करोगे तो विधि हो गई हिट एंड ट्रायल विधि, जिसको अनुमान विधि से हम संतुलित कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं समझिए। हमारे पास ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया मैंने, जलाने में गैस काम आती है ऑक्सीजन, मैंने लगा दिया O2 और आगे सफेद पाउडर बन गया मेरे को, इसका चूरा मिल गया रिबन को जलाने से। तो वो चूरा क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। समीकरण को देखो आप लोग, मैग्नीशियम संतुलित करने का तरीका देखो, इधर कितना है, इस तराजू को तोल ले तो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना 1 है, बैलेंस कंडीशन में। इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर ऑक्सीजन कितना 1, O2 यहां पर O1 है, तो 2 और 1 इम्बैलेंस हो गया। तो छोटा पूर्णांक कौन होता है? इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो छोटा पूर्णांक कौन होता है? हिट एंड ट्रायल विधि समझिए आप लोग, एक उदाहरण से समझा रहा हूं आप लोग। तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो छोटा कौन है? 1 होता है 2 होता है? पूर्णांक में से अगर पूर्णांक 1 और 2 में से 1 है तो उसकी तरफ आप क्या करेंगे? गुणांक लगा दीजिए। तो आप 1 को 2 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, आप यहां 2 लगे। संतुलित करने के लिए लगाया गया आंकड़ा हमेशा आगे मतलब गुणांक के रूप में लिखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया ऑक्सीजन 2 हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए। अगर मैग्नीशियम 2 हो गए तो इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। अब इधर मैग्नीशियम 1 हो गया और इधर मैग्नीशियम कितने हैं? 2। तो अब 2 और 1 में से छोटा पूर्णांक कौन है? तो छोटा पूर्णांक है कौन? ऑप्शन समझिए आप लोग, 1। तो हम काम किधर करेंगे? छोटे पूर्णांक की तरफ। तो हमने क्या किया, इस 1 को 2 में बदलने के लिए 2 से गुणा कर दिया। 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 मैग्नीशियम हो गए, ऑक्सीजन O2 हो गया, इधर भी O2 हो गए, संतुलित हो गई। तो आप लोग समझो, अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये तो मैंने ऐसे ही उदाहरण बताया जो किताब में नहीं भी लिख रखा है, फिर भी मैंने बता दिया। तो आप समझो कि किसी भी समीकरण को हम हिट एंड ट्रायल विधि, जिसको अनुमान विधि कहते हैं, उसके द्वारा संतुलित कर सकते हैं। आगे एक और जानकारी लेते हैं, संतुलित करते समय हम कौन सी बातों को ध्यान में रखें, और फिर एक किताब के उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हमें दूसरे परमाणु को संतुलित करना चाहिए। तो आपको 5 नंबर की बात क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय, ठीक है, या करने के लिए सर्वप्रथम ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु को संतुलित करना चाहिए। चलो भाई, हमको संतुलित करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या ध्यान में रखो, करना चाहिए।
रासायनिक समीकरण को लाइन क्या है ये हमारे को लिखने का स्टेप है, तरीका है। रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, अगर आप संतुलित करना चाह रहे हैं और उसमें अभिकारकों और उत्पादों की तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो पहले उनको संतुलित मत करो, पहले इनके अलावा दूसरा अगर कोई परमाणु इसमें उपस्थित है तो उनको संतुलित हमें करना चाहिए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रखा है, वो हम आपको इसको मिटा करके आपको पूरा उदाहरण आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पहले हम आपके बीच में एक बात रिपीट कर रहा हूं, रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? क्रियाकारकों को, अभिकारकों को। तीर का निशान बना के उत्पाद लिखेंगे। क्रियाकारक और उत्पाद की संख्या अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे? बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होनी चाहिए। क्रियाकारक और उत्पादों की तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो द्रव्यमान बनता नष्ट होता है, इसलिए परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो क्या करेंगे? अनुमान विधि समान से उसको समान करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करते समय एक जानकारी और ध्यान में रख सकते हैं जो किताब में लिखकर का, वो ये ध्यान में रख सकते हैं कि अगर हम संतुलित कर रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन का परमाणु है या हाइड्रोजन का परमाणु है तो पहले उसको छोड़िए। इसके अलावा अगर कोई उसके में अभिकारक उत्पाद की तरफ परमाणु है तो पहले उसको संतुलित कीजिए। तो तुम्हारी किताब में क्या कर रखा है? प्रोपेन का दहन कर रखा है। प्रोपेन ठीक है, गैस है, उसका दहन कर रखा। देखिए कैसे कर रखा है, सुनिए। प्रोपेन के दहन की समीकरण लिखिए संतुलित, तो भी ये उत्तर हो सकता है। और इसको हम संतुलित कैसे कर रहे हैं देखिए। प्रोपेन का सूत्र होता है, आप लोग 8वें पार्ट में और पढ़ेंगे। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, ये प्रोपेन का सूत्र है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 8वें पार्ट में खूब पढ़ेंगे। इसको आपने दहन किया और ट्यूब लगाया तो दो चीजें बनी, एक तो CO2 और एक बन गया H2। ठीक है, ये प्रोपेन के दहन की असंतुलित समीकरण है। प्रोपेन का सूत्र लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, धुआं बन गया CO2 और पानी कुछ वाष्प की बूंदे के रूप में बन गया। ठीक है, सभी अब हमने एक बात सीखी थोड़ी देर पहले, क्या लिखा हुआ था इसी जगह जहां पर मैंने इसको मिटा दिया, यहां लिखा हुआ था रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई है तो उसको संतुलित करें। तो अब देखो हाइड्रोजन ये रहा, सॉरी यहां रहा, ऑक्सीजन कहां रहा, ये रहा। अब इसके अलावा और कौन है? कार्बन। पहले इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करते समय ध्यान में क्या रखना, देखिए अभिकारकों की तरफ कार्बन कितने हैं? 3 C3। और इस उत्पाद की तरफ कार्बन कितने हैं? 1। इधर तो कार्बन 3 है, इधर कार्बन 1 है। छोटा पूर्णांक कौन हो गया? डिटेंड्राइल विधि क्या कहती है, अनुमान विधि क्या कहती है? ठीक है, पहले आप लगा दिया दोनों तरफ, देख लो इधर कार्बन कितना 3, इधर कार्बन कितना 1। ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने अभी थोड़ा नियम पढ़ा था, जब एक संतुलित करना चाहते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें है तो पहले उसको मत करो, उसके अलावा अगर कोई है तो उसको करो। तो उसके अलावा इसमें कार्बन है, कार्बन देख लिया हमने, तो कार्बन 3 कार्बन 1। आपने क्या किया? छोटा पूर्णांक कौन है? 1। काम इस तरह कर, तो 1 को 3 में बदलने के लिए क्या करो? 3 से गुणा कर लो। ये 3 लगा दिया आपने, 3CO, नीचे संतुलित 3 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन का काम हो गया। अब किस उत्तर है? हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है? 8। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। छोटा पूर्णांक कौन है? 2 के 8, 8 2 समझ में आ गया। 2 छोटा पूर्णांक 2 है। 2 को 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते बताओ? 4 से गुणा करके, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। तो हमने क्या कर लिया, इसको 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने कहते हैं 4 लगा दिया। जो भी आप संतुलित करने के लिए आंकड़ा लगाओगे वो हमेशा आगे की तरफ लगेगा। रीजन हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब आप ऑक्सीजन को संतुलित करो। ऑक्सीजन देखिए कितना है, यहां तो है ऑक्सीजन 4, यहां है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, 3 2 5 नहीं मानोगे इसको, 3 दूनी 6, 6 और 4 10। इधर तो ऑक्सीजन कितना है? 10, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। 10 है, 2 है। छोटा पूर्णांक कौन है? छोटा पूर्णांक 2 है, बड़ा पूर्णांक 10 है। ठीक है, तो छोटे पूर्णांक की तरफ काम करो। इस 2 को 10 में कैसे बदल सकते हैं? 2 को किससे गुणा करें कि वो 10 बन जाए? अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 2 का 5 से गुणा 10, ये 5 हो गया। इस समीकरण संतुलित हो गई। आपके सामने क्या है? ये प्रोपेन के दहन की संतुलित समीकरण है। तो प्रोपेन का एक अणु ऑक्सीजन के 5 अणु से क्रिया करेगा तो 3 अणु बनाएगा CO2 के और 4 अणु बनाएगा वाटर के, जल के। लीजिए क्या हो गया? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पहले उनकी तरफ मत जाइए, आप किनकी तरफ जाइए? आप पहले
अन्य कोई परमाणु है तो पहले उसको संतुलित कर ले, फिर हाइड्रोजन को संतुलित कर ले, क्या फर्क पड़ा। तो रासायनिक समीकरण अगर संतुलित नहीं है तो आपको संतुलित करने आना चाहिए। ये अगली बात। अगला छठा बिंदु देखते हैं। अगर आप रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं और रासायनिक समीकरण को लिखते समय आपने कोई रासायनिक समीकरण लिखी है तो आप समझिए रासायनिक समीकरण के क्रियाकार को व उत्पादों, रासायनिक समीकरण के क्रियाकार को व उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं, क्या करने के लिए, भौतिक अवस्था बताने के लिए उनके साथ आप, ठीक है, अगर ठोस हैं तो उनके साथ आप ब्रैकेट के अंदर एस लगा दें, अगर द्रव हैं तो उनके साथ आप ब्रैकेट के अंदर द्रव है तो एल लगा दें, अगर गैस है तो उनके साथ आप ब्रैकेट में क्या लगा दें, जी लगा दें। समझो, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था बताना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, तो उनके साथ आप क्या करते हैं, ठोस है तो उसमें एस लगा दो, द्रव है तो उसमें एल लगा दो, और गैस है तो उसमें क्या लगा दो आप लोग, जी लगा दो। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखा, कौन सा एग्जांपल, कोयले के जलने का, कार्बन का जला ये और ये CO2 बना। अब आप समझो कोयला क्या होता है, ठोस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, ये गैस, CO2 बना क्या, गैस, ये गैस। जैसे आपने मैग्नीशियम का रिबन जलाया, ये मैग्नीशियम का रिबन जला, 2 मैग्नीशियम और 2 मैग्नीशियम ठोस, ये गैस, और यहाँ पाउडर बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, संतुलित करके लिख दिया मैंने, 2 लगा कर। संतुलित कैसे किया था आपको पता ही होगा, ये ठोस पाउडर बन गया। ठीक है क्या, तो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में सॉरी उसके अभिकारक और उत्पादों को नीचे भौतिक अवस्था भी दर्शा सकते हैं। ठोस है तो उसमें ब्रैकेट में एस लिख सकते हैं, द्रव है तो उसके ब्रैकेट में एल लिख सकते हैं, और गैस है तो उसके ब्रैकेट में हम जी लिख सकते हैं। आगे, और अगर आप रासायनिक समीकरण के क्रियाकारक व उत्पादों में से, ठीक है, अगर रासायनिक समीकरण के क्रियाकारक और उत्पाद है, उत्पादों में से, ठीक है, रासायनिक समीकरण के क्रियाकारकों व उत्पाद लिख दो बोले, जब जलीय विलयन के रूप में हो, ये क्रियाकारक उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में हो। ठीक है, रासायनिक समीकरण के क्रियाकारक उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में हो तो उसे एक्यू के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, एक्वस बोलते हैं, जल के रूप में ना, एक्यू के रूप में लिखते हैं। तो कैसे, जो आप लोग समझो, एक समीकरण लिख रहा हूं, बड़ी फेमस समीकरण लिख रहा हूं। फेमस समीकरण है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस होता है, पानी मिलाया हमने इसके अंदर H2O, बिना बुझे हुए चूने में मैंने पानी मिला दिया, लिक्विड मिलाया, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जानते हो ये मिट्टी की अम्लता को दूर करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार का उदाहरण भी है। तो ये क्या होता है, जलीय विलयन के रूप में मिल जाता है। अगर अभिकारक और उत्पाद में से कोई अगर जलीय विलयन के रूप में है तो उसके नीचे एक्यू लिखते हैं। ये आपको 7वें नंबर की बात है तुम्हारे को लिखने के चरण में, किताब में देखोगे तो 7वें नंबर का चरण लिख दिया। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मिलाया, पानी, और ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको। समझना है क्या, समझना यह है सॉरी, चलिए खांसी थोड़ा हल्का फुल्का हो रहा है, ठीक है। और अभी जो वर्तमान समय में, कोरोना के समय में अगर माना कि खांसी होता तो लोग कहते हैं कोविड टेस्ट कराना चाहिए, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, कुछ अंदर घुस गया उनको खांसी आती है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, चूने का पत्थर है, पानी मिलाया, ये समझिए, ये ठोस, ये एल और ये एक्यू। अगर मतलब उत्पाद या अभिकारक में से कोई जलीय विलयन के रूप में तो उसमें एक्यू लिखते हैं। बात बढ़िया। अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अगर अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशा में चलती है। ठीक है, अब अगला बिंदु क्या लिखेगा, किताब के हिसाब से चले तो अभिक्रिया
के उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते, समझाते हैं आपको। क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं और उत्पाद वापिस क्रिया करके क्रियाकारक बना रहे हैं। मतलब अभिक्रिया दोनों तरफ है, क्रियाकारक से तो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से क्रियाकारक बन रहा है। तो ये जो स्थिति होती है उसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। तो अभिक्रिया के उत्क्रमणीय होने, ठीक है, अभिक्रिया के उत्क्रमणीय होने पर ये ऐसा चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, होने पर ऐसा या ऐसे चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगर किसी रासायनिक समीकरण को लिखते समय ऐसा साइन आया है, इसका मतलब ये है, जैसे ये आपने क्रिया करने वाले कोई क्रियाकारक हैं और ये क्रियाकारक क्रिया करके ऐसा साइन आ गया बीच में ऐसा, और ये दो उत्पाद बन रहे हैं। इसका मतलब है कि क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद क्रिया करके क्रियाकारक बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अभिक्रिया दोनों दिशा में चल रही है। तो ये चिन्ह ऐसा होता है, मतलब ऐसा साइन जो है ना, ऐसा चिन्ह ऐसा होता है। अभिक्रिया के उत्क्रमणीय होने पर हम ऐसे चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यहाँ आपका 8वां नंबर का बिंदु है। जैसे आप लोग नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस क्रिया करते हैं तो अमोनिया बनती है नेस्टल, ठीक है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है तो अमोनिया बनती है, फेमस रिएक्शन के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है तो अमोनिया बनती है। अब ये क्या है, दोनों दिशा में चलती है। अमोनिया बनता है, इधर भी हो सकता है। संतुलित करो, आप देखो पहले उनको संतुलित कर लो जो हाइड्रोजन के अलावा है। नाइट्रोजन इधर कितना 2, इधर कितना 1, छोटा पूर्णांक 1 होता है 2, 1 को 2 में करने के लिए ये 2 से गुणा कर लिया। अब हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6, इधर कितना है 2, एक तरफ 2 एक तरफ 6, छोटा पूर्णांक 2 होता है 6 2, तो 2 को 6 बदलने के लिए 3 से गुणा कर दिया, संतुलित। ये आप समझो, ये अगर चिन्ह बीच में बना हुआ है इसका मतलब अभिक्रिया दोनों दिशा में चल रही है। तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय अगर हम ऐसा साइन बना देते हैं, ऐसा चिन्ह बना लेते हैं, तो इससे हमको ये पता चलता था कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय, दोनों दिशा में चल रही है कि एक दिशा में चल रही है। अगर केवल ऐसा ही चित्र है तो आप समझ जाओ कि भाई वो एक दिशा में चल रही है। ए और बी ने मिलकर के सी बनाया है, तो इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया एक ही तरफ चल रही है। और ऐसा चिन्ह है तो दोनों तरफ चल रही है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे अगला जानकारी, आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगला 9वां बिंदु लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में या ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखो। अगला समीकरण में ताप व दाब तीर के निशान के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किए जाते हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में पूरा होने में ताप की जरूरत पड़ी है या दाब की जरूरत पड़ी है, तो उनको अगर हमें रासायनिक समीकरण में लिखना हो बाई चांस, तो वो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे आप समझो, अगर नाइट्रोजन गैस से क्रिया कराई थी और हाइड्रोजन गैस ने क्रिया की थी, 3 हाइड्रोजन के अणु थे और अमोनिया के 2 अणु बने थे 2NH3। यहाँ आप यूं लिख दो, यहाँ पर इसमें 773 केल्विन टेम्परेचर है तो इसके ऊपर लिख दीजिए। अगर 200 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दाब है तो आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये क्या है, आपने ताप और दाब, अगर कोई आवश्यक शर्त है कि रासायनिक समीकरण तब पूरा होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया तब पूरी होगी जो ताप चाहिए, तो अगर ताप और दाब अगर आपको लगाना होवे तो वो ताप और दाब आप तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं। लीजिए, ये आपके पास 90 नंबर का बात हो गया, ठीक है जी। पहले से लगा करके 9वीं बात होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई माना कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली बात हमको क्या जानकारी मिलेगी, देखिए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया, ये समझिए 10वीं बात, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया लिखो पहले। रासायनिक अभिक्रिया अगर ऊष्मा क्षेपी है, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी ऊष्मा शोषी है, मतलब ऊष्मा का शोषण कर रही है, ऊष्मा शोषी है, अगर माना कि ऊष्मा शोषी है, ठीक है। अगर ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा क्या है, शोषी है, अगर बाई चांस, तो आप क्या करेंगे, ऊष्मा क्षेपी है तो उत्पाद के साथ धन लगा करके ऊर्जा लिख देंगे। ऊष्मा शोषी है तो उत्पाद के साथ
ऋण का चिन्ह लगा करके हम उष्मा या ऊर्जा लिख सकते हैं। तो कितनी ऊर्जा चाहिए तब जा रही है। तो उष्माक्षेपी का मतलब तो ऐसी अभिक्रिया उष्मा बाहर निकलती है। इसी किताब के अंदर उष्माक्षेपी के खूब सारे उदाहरण पढ़ने वाले हैं, उष्माशोषी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोई मिलाकर अगर रासायनिक समीकरण को लिखते समय पीछे की तरफ उत्पाद की तरफ धन लगा करके उष्मा लिखी गई है, इसका मतलब समझ आना कि उष्मा बाहर निकल रही है। अगर माइनस लगा करके उष्मा या ऊर्जा लिख रखी है तो इसका मतलब समझ जाइए होगा कि इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। जैसे अभी आपने बड़ा फेमस उदाहरण लिखा था अमोनिया बढ़ने का। दूसरी तीसरी बार लिख रहा हूं, नाइट्रोजन गैस 3 हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके 2 अमोनिया के अणु बनाता है, ठीक है। इसके साथ लगभग 10.5 किलो कैलोरी अपने को क्या करता, किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा बाहर निकलती है। इसका मतलब प्लस लग करके लिख रहा है, इसका मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, समझ आइए। इसका मतलब ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी का समीकरण है। अगला एक और समझिए आप लोग, अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन गैस से क्रिया करें तो वो बना देता है Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। संतुलित करने के लिए इसको यहां 2 लगा दीजिए, बाकी संतुलित होगी। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा चाहिए, बाकी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। लगभग इसका आंकड़ा है जो किताब में लिख रखा, मैं वो लिख रहा हूं 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो आपको क्या ध्यान में आया, रासायनिक समीकरण में उत्पाद के साथ प्लस करके लिखा हुआ है तो वो अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, और माइनस के साथ अगर ऊर्जा लिखी हुई है, उष्मा लिखी हुई है, तो इसका मतलब वो उष्माशोषी है, उसमें उष्मा की जरूरत पड़ रही है, उसको नीड है, ठीक है, उसके लिए चाहिए उसको, ठीक है। ये आपके बात हो गया। चलिए अंतिम बात और क्या लिखेगा, किसी रासायनिक समीकरण में इसी पाठ का अंतिम बिंदु पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक रासायनिक समीकरण में लिखते कहां, तीर के निशान के ऊपर लिखता है। तो आपको अंतिम बात क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है जी। हमारी लेखनी और लिख दिया कि उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर। एक बड़ा फेमस उदाहरण है, ये उदाहरण आगे जाकर के आपके किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोबारा रिपीट होगा। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण पढ़ेंगे ना तो उसमें दोबारा रिपीट हो जाएगा, आप देखिए। तो वो क्या है, तो वो हो जाएगा एथीन, जिसका फॉर्मूला लिख देता हूं सीधा C2H4 एथीन है, ठीक है जी, एथीन है C2H4। इसने हाइड्रोजन से क्रिया की H2 से। किताब के अंदर इस एथीन को इस फॉर्म में लिख रखा है, CH2 तो ऊपर लिख दिया और दूसरा CH2 नीचे की तरफ लिख दिया। तो CH2 का मतलब C2 हाइड्रोजन 2 2 4, और इसने हाइड्रोजन से क्रिया की। तो इसमें उत्प्रेरक काम आता है। अगर आप इसके अंदर निकल उत्प्रेरक बोलोगे, ये हाइड्रोजनीकरण है, ये अभिक्रिया भी है, निकल उत्प्रेरक। ये निकल उत्प्रेरक आपने कहां रख दिया, तीर के निशान के ऊपर। तो क्या बन जाएगा पता है, वो बन जाएगा C2H6, हाइड्रोजन 4 और 2 6 हो जाएंगे। यहां करोगे तो CH3, ये CH3, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 लीजिए। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन जाता है आपके पास एथेन। कुल मिलाकर के आप समझो। चलो ये उदाहरण तो आगे जाकर के हम किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसके उदाहरण के फॉर्म में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ये 11 चरण लिख रखे हैं, और इन 11 चरणों को हम मिटाते मिटाते तुम्हारे सामने लिख रहे हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का पहला चरण ये था कि सबसे पहले अभिकारक लिखते हैं, तीर का निशान बनाते हैं, फिर उत्पाद लिखते हैं। दूसरा ये था कि रासायनिक समीकरण में अगर अभिकारक और उत्पाद 2 से ज्यादा होगी तो बीच में धन का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा यह था कि रासायनिक समीकरण संतुलित होती है, अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संघ का नियम के तहत द्रव्यमान तो बढ़ता नहीं होता। अगर वो संतुलित नहीं है तो किस विधि संतुलित करेंगे, अनुमान विधि से। और अनुमान विधि संतुलित करने समय क्या ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पहले उसको बैलेंस नहीं करना, उसके अलावा अगर कोई अदर परमाणु क्रियाकारक उत्पाद की तरफ है तो उसको संतुलित करना। उसके बाद क्या था, भौतिक अवस्थाएं लिखनी है आपको क्रियाकारक उत्पाद की। तो ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G लिखिए। जलीय विलयन के रूप में लिखना तो AQ लिखिए। ताप और दाब डालना है तो तीर के निशान के ऊपर डालिए। ये देखो उत्प्रेरक भी डालना है तो तीर के निशान के ऊपर डालिए। उष्माक्षेपी है तो प्लस उष्मा लिख दीजिए, उष्मा शोषी है तो माइनस। जितनी उष्मा चाहिए उसको
माइनस उष्मा लिख दीजिए, और उदाहरण भी लिखे हमने किताब के अंदर। ये तो लिखने के चरण थे। तो अब आप देखिए रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या मिल रही है हमको, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या मिल रही है हमको, वो देख लीजिए। विशेषताएं नंबर 1, अपने को नंबर 1, 2, 3, 4, 5 समझ लीजिए, जो हमने लिखने के चरण पढ़े ना, उसी में से उसकी विशेषताएं बदल जाएगी। तो हमें क्रियाकारक उत्पाद के बारे में पहली समझिए, क्रियाकारक व उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी कैसे, संपूर्ण जानकारी जैसे अणुओं की संख्या क्या है दोनों तरफ, और द्रव्यमान क्या है, ठीक है, जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है, पहला विशेषता होगी। आपने लिखा नाइट्रोजन क्रिया हाइड्रोजन से क्रिया करता है, 3 हाइड्रोजन से क्रिया करता है और 2 अमोनिया बनाता है, तो पता तो लग गया है कि नाइट्रोजन का 1 अणु है, उधर अमोनिया के 2 अणु है, हाइड्रोजन के 3 अणु, तो जानकारी मिल जाती है, मास तो मिल ही जाए। आगे और क्या, ठीक है, रासायनिक समीकरण से हमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी भाई गैस है, द्रव कौन है, एल ठोस कौन है, एस क्या है, एक्यू लिखा दो। पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, ये रासायनिक समीकरण की विशेषता है, बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा विशेषता क्या हो सकती है, तीसरी विशेषता हो सकती है कि रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि आपने एक लाइन पढ़ी कि ताप दाब उत्प्रेरक, ये तीर के हैदान के ऊपर लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यक परिस्थितियों की जानकारी भी मिलती है रासायनिक समीकरण से। ये भी विशेषता है, ताप क्या है, दाब क्या है, उत्प्रेरक कौन सा है, ये जानकारी मिलती है। और चौथी, ठीक है, अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है, या यूं समझ लो कि ये यू नहीं लिखो, यू लिख दो, बताओ, समीकरण से, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया उष्मा सेपी है या उष्मा शोषी है, उष्मा सेपी है या उष्मा शोषी है, यह जानकारी भी मिलती है। पांचवा और अंतिम बात लिख देता हूं। पांचवी बात ये समझ लीजिए कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता के बारे में, अभिक्रिया दोनों दिशा में है कि नहीं, आपने चिन्ह लगाया था, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, ये क्रमणीयता लिख दो, के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो समझ लीजिए ये रासायनिक समीकरण की विशेषता है। एक रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक उत्पाद की तरफ अणुओं की संख्या क्या है, द्रव्यमान क्या है, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। रासायनिक समीकरण से हमको पदार्थ क्रियाकारक उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां कितनी है, ताप कितना चाहिए, दाब क्या चाहिए, क्या उत्प्रेरक कौन सा है, क्योंकि वो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं, तो उससे जानकारी मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया प्लस उष्मा लगा दिया कि माइनस उष्मा लगा दिया, प्लस उष्मा तो हम कह सकते हैं कि इसमें उष्मा सेपी है, माइनस उष्मा लगा दिया उत्पाद की तरफ तो हम कह देंगे वो उष्मा शोषी है, तो उससे ये भी जानकारी मिलती है। अगर हमने ऐसा चिन्ह बना लिया बीच में अभिक्रिया को लिखते समय, तो हमको पता लग जाता है कि भाई ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है साहब जी, दोनों तरफ चल रही है। तो ये हमको रासायनिक समीकरण से पता चलता है, विशेषताएं हैं। आगे और अंतिम बिंदु पढ़ते हैं आज का, वो यह है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। तो अगर पूछ लिया जाए तो आपको
दो लिमिटेशंस लिखा है। नंबर एक तो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती, पूर्ण कब हो रही है, आधे घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी, 5 घंटे में होगी। एक तो रासायनिक सीमाएं ले रहे हैं, उसकी कमियां ले रहे हैं, ठीक नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है, पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है जी। दूसरा, हमें क्रियाकारक और उत्पाद जो है ना, ये क्रियाकारक व उत्पाद, तो क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता क्या है, उसमें पानी कितना मिला है, कितना पूरा रियल माल है या सांद्रता उसमें तो उतनु है कि सांद्र है, कि जानकारी नहीं मिलती। तो क्रियाकारक व उत्पादों की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता। तो आप देख लीजिए, अगर पूछ लिया जाए कि रासायनिक समीकरण की कोई 2 कमियां बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? एक तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती, पूरी कब हो रही जानकारी नहीं मिलेगी, और एक रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक और उत्पाद होते हैं उनकी सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमको रासायनिक समीकरण का अर्थ जानने के पश्चात रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण पढ़े। लिखने के चरण में जो उदाहरण आए थे वो बड़े फेमस उदाहरण थे साहब, और फिर हमने रासायनिक समीकरण की उन्हीं चरणों में से विशेषताएं पढ़ ली और हमने रासायनिक समीकरण की सीमाएं पढ़ी। अभी के लिए केवल बस इतना ही। अभी तक भी आप लोगों ने बहुत ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको लगातार निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। अब कोरोना काल के अंदर स्कूलें कब खुलती है तो पता है नहीं, तब स्कूलें विद्यालय चलेंगे नहीं, विद्यालय खुलेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी पढ़ाई लगातार निरंतर जारी रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, भैया मिल गया। अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं रमेश खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भीलवाड़ा।